मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसी के साथ ही साथ सुपर इंटेलिजेंस को लेकर के पूरी दुनिया में एक खलबली सी मची हुई है। नो डाउट इसने बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं। व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है उसे कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है, कार्य करने को आसान कर दिया है, लेकिन हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी पैदा की हैं। और उसने जो चुनौतियां पैदा की हैं और आगे जिस तरह की चुनौतियां पैदा यह कर सकता है उसको लेकर के भी पूरी की पूरी दुनिया चिंतित है। और सच पूछे तो कहीं ना कहीं अब इसका नियमन किए जाने की या यहाँ तक कि इस पर बैन लगाए जाने की भी मांग की जाने लगी है। कुछ दिनों पहले दुनिया के अलग अलग देशों के कई वैज्ञानिक, शोधकर्ता और यहाँ तक कि टेक कंपनियों के जो मालिक हैं और जो चर्चित हस्तियां हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर एक खुला पत्र जारी किया है। और इस पत्र पर दुनिया भर के लगभग 700 बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। और इस पत्र में कहा गया है कि ये जो सुपर इंटेलिजेंस है, जो मनुष्य से बहुत अधिक शक्तिशाली है और इंसान से बहुत आगे की सोच रखता है, इसके विकास को फिलहाल रोक देना चाहिए। और तब तक तो बिल्कुल रोक ही देना चाहिए जब तक कि हमारी समझ इसके बारे में बहुत अच्छी न हो जाए और इसके लिए नियम न बनाए जाएं, और ख़ासकर इससे कैसे हम अपनी सुरक्षा करें, इसके सिस्टम को कैसे हम कंट्रोल में रख सकें। जब तक ये सारे चीज़ें तैयार नहीं हो जाती, कम से कम तब तक के लिए तो इस पर बैन लगा ही दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे कुछ महीनों पहले जब विश्व आर्थिक मंच की बैठक हो रही थी, तो उस विश्व आर्थिक मंच की बैठक में जो हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनिया गैटेरस, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी दुनिया के सामने। उन्होंने कहा था कि जलवायु संकट के बाद जो एआई का अनियंत्रित रूप से प्रसार हो रहा है, वो मानवता के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा है। कल्पना करके देखिए कि जलवायु संकट के बाद हम क्लाइमेट चैलेंज से कितनी बुरी तरह से गुजर रहे हैं, और अब एआई को उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा संकट बताया है। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, सुपर इंटेलिजेंस। तो थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये सुपर इंटेलिजेंस क्या है। एआई के बारे में आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये जो सुपर इंटेलिजेंस है वो क्या है? डेफिनेटली जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उससे कोई आगे की चीज़ होगी। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। देखिए, जो एआई आज हमारे पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज हमारे पास है, वो क्या काम करता है? सामान्यतया वो हमारी भाषा को समझ लेता है। आप उसे कोई इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेता है। फ़ोटो पहचान लेता है। अगर हम उसमें कोई डेटा डाल दें तो उस डेटा के आधार पर वो पैटर्न निकाल करके दे सकता है, उसमें के कंक्लूज़न आपको बता सकता है। ठीक है, ये हम कर रहे हैं, और चैट जीपीटी तो इसे बहुत अच्छे तरीके से करने भी लगा है, आप शायद इस्तेमाल भी करते होंगे। लेकिन जो सुपर इंटेलिजेंस है वो इससे बहुत आगे की बात है। वो बकायदे खुद रणनीति बना लेगा, बकायदे तेजी से वो सीखेगा। हम उससे जितना ज़्यादा काम लेते चले जाएंगे, काम लेते चले जाएंगे, उसके पास उतना ज़्यादा डेटा इकट्ठा होता चला जाएगा, और इन डेटा से वो खुद लर्न करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं उसे कहता हूं कि भाई मुझे इस तरह का आर्टिकल चाहिए, तो प्रोवाइड कर देगा। मुझे वो आर्टिकल पसंद नहीं आया तो मैं उसे कहूँगा कि नहीं, इसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, इसमें ये तथ्य भी होने चाहिए, तो उस तरह का प्रोवाइड कर देगा। मैंने कुछ और चेंज करने के लिए कहा तो फिर वो चेंज कर देगा। तो मैंने उसे ये जो 3 इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये मेरे इंस्ट्रक्शन हो गए।
वो रिकॉर्ड कर लेगा कि अच्छा इस व्यक्ति की लाइकिंग इस तरीके की है, और फिर आगे चल कर के जब मैं उसे कोई आर्टिकल प्रोवाइड करने के लिए कहूँगा तो वह लर्न कर चुका है मेरी पसंदों के बारे में, उसी तरीके से वो मुझे प्रोवाइड करने लगेगा। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बाकायदे लर्न भी करता है, और मैं जैसा कि मैंने कहा कि फिर बिना मेरे निर्देश के ही वो फैसले करेगा। अलग अलग परिस्थितियों में वो अलग अलग फैसले ले सकेगा। सोच करके देखिए कि जिस दिन मशीनें इतनी शक्तिशाली बन गईं, इतनी दक्ष हो गईं, तो फिर मानवीय क्षमता और मानवीय भावनाएं कहाँ रह जाएंगी? बिल्कुल पीछे छूट जाएंगी। हालांकि इस बीच में कुछ लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास भावनाएं नहीं होती हैं, उसके पास संवेदनाएं नहीं होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इतने विश्वास के साथ ये दावा नहीं करना चाहिए कि अभी तो ठीक है उसके पास नहीं है, आगे भी नहीं होगा। ये कहना जरा सा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी ही जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, हम सब जानते हैं कि उसने हमारे सामने किस किस तरह के संकट खड़े कर दिए हैं। इसका सबसे बड़ा असर रोजगार पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि लाखों की संख्या में वो अपने यहाँ से एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बेरोजगार लोग हैं ये करेंगे क्या? क्या सच में मनुष्य केवल पेट भरकर जीवित रह सकता है? बाइबल में बहुत पहले कह दिया गया है कि जो मनुष्य है केवल ब्रेड के भरोसे जीवित नहीं रह सकता, उसे काम चाहिए। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके हाथों के काम को छीन रहे हैं। और जो कंपनियां हैं उन्हें ये ज़्यादा फायदेमंद लगता है, काम तेज़ी से होंगे, उनके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं देखना है, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं देनी है, कुछ भी नहीं, बहुत कम खर्च पर सभी क्षेत्रों के उनके काम हो जाएंगे। तो कंपनियों को तो फ़ायदा है आर्थिक रूप से, लेकिन समाज के बारे में? ऐसे जो खाली लोग होंगे, जिनका खाली दिमाग होगा, जिनके पास दुनिया भर का वक्त होगा, उनका जीवन किस तरीके का होगा, ये सोचने की बात है। और जो दूसरा बहुत बड़ा खतरा है वो ये भी है कि हमारी जो प्राइवेसी है वो क्या रह जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कि हम हर समय सीसीटीवी कैमरे के सामने हैं, वो हमारी निगरानी कर रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो बड़ी बड़ी एआई कंपनियां हैं, जो सिस्टम है इसका, उसके जरिए सरकारें और दूसरे जो एजेंसीज हैं वो हमारी हर गतिविधियों पर नज़र रख सकेगी, तो हमारी व्यक्तिगत आज़ादी इसके कारण कमज़ोर हो सकती है। और दोस्तों, जो साइबर ठगी का मामला है उसके बारे में आप जानते ही हैं, वो हमारी आवाज़ बना सकता है, हमारी एक्टिंग निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, हमारी फ़ोटो निकाल सकता है। और आपको मालूम है कि इसको लेकर के भारत में ही कितनी शिकायतें आई हैं कि व्यक्ति नहीं है लेकिन उस व्यक्ति का एआई इमेज बना करके और उसके नाम पर कुछ भी किया जा रहा है। किसी ने गाना गाया है तो उसका गाना पता लगा कि एआई गा करके सुना रहा है। और इन सब मामलों को लेकर के लोगों ने कोर्ट में बाकायदे केसेस दायर कर रखे हैं कि हमारी निजता की रक्षा की जाए, हमारी प्राइवेसी है, बौद्धिक संपदा का क्या होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे संकट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो खड़ा कर रहा है। और जो साइबर अपराध है, जो फ्रॉड है, जो फेक न्यूज़ है, आप चित्र देखेंगे तो लगेगा कि ये बिल्कुल सही है लेकिन वो फेक है। उसमें लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, बोलते हुए दिख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सही कह रहा है, जबकि वो फेक है। अभी हमारी संसद में ये जानकारी दी गई है कि 2024 में 36,37,000 साइबर अपराध सामने आए हैं। सोच के देखिए। और यह 2023 की तुलना में 12 लाख ज़्यादा हैं। एक साल में 12 लाख बढ़ गए। और जो साइबर अपराधी हैं इन लोगों ने लगभग 23,000 करोड़ रुपए की ठगी की है। 23,000 करोड़ रुपए की ठगी की है। ये चीज़ें अगर आगे बढ़ती चली गई, हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाए, तो सोच करके देखिए कि जो समाज की एक व्यवस्था होती है, लोगों के दिल और दिमाग का जो एक सुकून होता है, उसका क्या होगा।
तो दोस्तों इसीलिए अब देश कोशिश में लगे हुए हैं कि फ़िलहाल तो इस पर कुछ बैन लगाया जाए। और भारत में भी इस तरह की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन हम इसमें सफल नहीं हो पाए। हाँ, हमारे पास आईटी कानून है, जैसे आईटी कानून 2000 जो बना था, उसमें ये व्यवस्था की गई है कि जो अफ़वाह फैलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब फेक न्यूज़ के लिए तो ये है। यहाँ तक कि उसके धारा 66, 67 में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो थोड़ी सी इसकी व्यवस्था करते हैं। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी और ठगी के मामलों के लिए जो आईपीसी की धारा 468 और 469 है, उनमें प्रावधान किया गया है। एआई से जनरेटेड झूठी व फर्जी सूचनाओं को ऐप से हटाने के लिए टेक कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एक जो सोचने की बात है कि हमारी संसद ने बाकायदे 2023 में डेटा सुरक्षा कानून पारित किया था, जिसे राष्ट्रपति जी ने अपनी स्वीकृति भी दे दी, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि इसके लिए जो नियम बनाए जाने चाहिए वे नियम अभी तक नहीं बन पाए हैं। और सच पूछे तो अभी सही मायने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंस की जो एक सिस्टमेटिक जो डेफिनेशन होनी चाहिए, इससे जुड़े हुए अपराधों की जो परिभाषा होनी चाहिए, वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नहीं हो पाई है। लेकिन अब चूंकि लोग मांग करने लगे हैं, तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तथ्य भी हमारे सामने बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और अब आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।